अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। इस वक्त बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले मुआहदे कितनी अहमियत के हामिल है, और एक ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान ने SCO कंडक्ट की, बड़ी कामयाबी से कंडक्ट की। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक इकॉनमी से है। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम बनाएगा। जो ममालिक दुनिया में ताकतवर इकॉनमी रखते हैं वो बारगेन करने की सूरत में एक ताकतवर मुल्क कहलाते हैं। चाहे किसी भी सूरत में पॉलिटिकल बारगेन्स हों, दीगर मामलात हों, हर चीज़ में ताकत आजकल इकॉनमी। अब नई जो एक जहद खुली है दुनिया में, ताल्लुकाती अस्तवार आपकी इकॉनमी को लेकर हो रहे हैं। मईशत जिसकी बेहतर, दुनिया में वो मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान ने भी अब यही सोचा और मुख्तलिफ पैराहे से, या मैं कहूँ मुख्तलिफ जहतों पर पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। हम चाहे एक ऐसा प्लेटफॉर्म कहें जिसके ज़रिए पाकिस्तान, शायद हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया समझती है कि वो पाकिस्तान के लिए एक टर्नर पॉइंट होगा, एक गेम चेंजर होगा। मैं CPEC की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मसाइल बड़े हैं, आज उस पर भी डिस्कस करेंगे। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या ये अब ख्वाब है या फिर इसके लिए हकीकी मानों में कुछ किया जा सकता है? इकॉनमी की बेहतरी जिसके बहुत सारे इंडिकेटर्स गवर्नमेंट अब ऐलान भी कर रही है, बता भी रही है। स्टेट बैंक ने भी कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर में वाफिर इजाफा हुआ बड़ी तादाद में, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन स्टॉक मार्केट आज हम गिरावट का शिकार देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, ज़राअत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहा पाकिस्तान का, लेकिन अब एक वक्त आया कि हमें बाहर से गंदम भी मंगवाना पड़ी, टमाटर भी मंगवाना पड़े। ऐसा क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के लिए इकॉनमी को लेके, मईशत को लेके दुनिया में नई मंडियां तलाश करना क्या कोई मुश्किल काम है? फिर बेलारूस के साथ जो मुआहदे हुए उससे कितनी जहतें और खुलेंगी, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर को लेकर, साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर, तालीम को लेकर, क्योंकि अब पूरी दुनिया इसी के मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ मुरतब कर रही है। और हमारे यहाँ हम पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। यहाँ हम कहें कि एक जमूद तारीख था पाकिस्तान की इकॉनमी में जो शायद अब खुलना शुरू हुआ। कारोबार के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इस वक्त सिचुएशन कैसी है? पाकिस्तान में बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, जिसे FDI कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके लिए कितने अच्छे मौके मौजूद हैं? फिर CPEC की सूरत में पाकिस्तान क्या कुछ दुनिया को ऑफ़र कर सकता है? और इस वक्त दुनिया के साथ SCO ममालिक जो हैं उनके अगर रिलेटेड हम देखें तो तकरीबन 40% GDP जो है दुनिया का वो कंट्रोल करते हैं। हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं, उनके साथ क्या मुआहदे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। डॉक्टर कैस आलम साहब माहिर मईशत हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक बोस्तान साहब माहिर मईशत हैं, साथ ही साथ चेयरमैन है एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ज़रा हम पाकिस्तान की मईशत का अहाता कर लेते हैं। इस वक्त सिचुएशन, IMF आया, उन्होंने भी कहा जी कि हम लास्ट 14 मंथ्स को अगर देखें तो बेटरमेंट की तरफ गामजन है। कुछ गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई के अदाद शुमार नीचे आए, फिर हमने इंटरेस्ट रेट को भी नीचे आता देखा। इन सारे इंडिकेटर्स से क्या अखज़ किया जाए डॉक्टर साहब? शुक्रिया। देखें, बात यह है, डेमोक्रेसी जो है वो एक ख़ास लेवल पे चली गई है। ट्रस्ट दुनिया का IMF के पैकेज के बाद थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। हमने भी कुछ ऐसी इक़दाम किए हैं जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हुआ है, हमारे रिजर्व्स भी कुछ बेहतर हुए हैं, और इकॉनमी शायद 2.5 2.8 की तरफ गई है। ख्याल है कि 2025 में 3.5 की तरफ चली जाएगी। मगर इकॉनमी बहुत छोटी है। ये बात सही है जो आपने कही कि अपने पार्टनर्स ढूंढने हैं, मगर पार्टनर्स ढूंढने के लिए हमें ये भी तो चाहिए कि हम अपना घर देखें और ये देखें कि क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपनी पॉपुलेशन को क्या हम दे सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ग्रोथ हो रही है वो भी स्लो है। जिस पे दुनिया चली गई है 6 से ज़्यादा % ग्रोथ पे, 2.3 3.5 जो है उस लेवल पे नहीं पहुंचाती। ये है कि आपके जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रॉब्लम में है। आपने इंडस्ट्री की बात की तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो कम हुआ है। एग्रीकल्चर भी स्टैग्नेंट है, हालांकि हमारी अच्छी पिछले
दफा ग्रेन की पैदावार हुई मगर वो बिकी नहीं, किसी वजह से गवर्नमेंट ने नहीं खरीदी। सो हमारी पॉलिसी वॉफ्ट हैं, एडहॉक हैं, और उस लेवल पे नहीं जा रही जिस लेवल पे हमें जरूरत है इसकी। बट एट द सेम टाइम ये कह देना कि जी डायरेक्शन इसकी सही है, तो ये भी एक मिथ है, क्योंकि ना हमारा यूथ जो है, जो बल्ज है 60% पॉपुलेशन का हिस्सा है, ना वो ट्रेंड है, ना वो एजुकेटेड है, ना उसको 8 घंटे की वर्क हैबिट्स हैं। और इसी तरह आपका छोटा एंटरप्रेन्योर भी लिंक नहीं है, वो भी गड़बड़ें करता है, उसको भी इंटरनेशनल लेवल की हैबिट्स चाहिए। फाइनेंसेस में को दुनिया से पैसे लेने पड़ते हैं, मशीनें भी दुनिया से खरीदनी पड़ती हैं, लैंड भी आपकी उस लेवल पे प्रोडक्टिव नहीं है। और बिजली का जो प्रॉब्लम है, जो आपने आईपीपीज को पैसे खिलाए हुए हैं, उससे इतनी महंगी है कि आपका एंटरप्रेन्योर जो है, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता, वो इतना हाई होता है। सो कहीं ना कहीं तो सीरियस, जो आईएमएफ खुद कह रहा है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है। बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अपना घर देखिए, आप देखिए कहाँ कहाँ से आप लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और कहाँ कहाँ से आप ग्रोथ भी कर सकते हैं। जब तक वो पॉलिसी नहीं आएगी, सिर्फ टैक्स इकट्ठे करने की पॉलिसी से इकोनॉमी नहीं चलती, सिर्फ अच्छा वो सर, जो इस है पे आपसे मैं बात करता हूँ, ये स्टॉक टैक्स इकट्ठे मार्केट। करना, मुझे ऐसा लगने लगा था, एक टाइम आया, आप तो इस पे खैर बहुत माशाल्लाह, आप तो सब इसके लिए किताब है, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा शायद हम लोग टैक्स इकट्ठा करने को ही अपना रेवेन्यू समझने लगे हैं। हमें लगता है कि सारा कुछ उससे हो जाएगा, पूरे मुल्क के मसाइल उसी से चलना शुरू हो जाएंगे, हम अपने रेवेन्यू की तरफ कम और टैक्सेशन की तरफ बहुत ज़्यादा, फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसकी भी बड़ी भरमार करते चले जा रहे हैं, आवाम पे बोझ है। मैं सर पूछता हूँ आपसे इस पर भी, बोस्तान साहब इस वक्त कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की मैशत को? नई जहतें खोलनी हैं, बहुत सारे मामलात हैं, एससीओ का पाकिस्तान में होना एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया पूरी दुनिया में, फिर सी पैक ज़रा तेज़ हो रहा है, अब हम किस तरह से दुनिया को ऑफर कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है? हमारे पास अल्लाह के मेहरबानी से, फजल से बहुत कुछ है। लोग, काफी मुल्कों के पास कुछ भी नहीं है, ऐसे क्यों लोग हैं, लेकिन वो फिर भी तरक्की करें। सिंगापुर की मिसाल आपके सामने है। और मैं समझता हूँ अल्लाह ने पाकिस्तान को वसाइल से माला माल किया। अगर गुड गवर्नेंस हो जाए और पाकिस्तान ने मैं समझता हूँ जो शंघाई तंजीम और अभी हाल ही में IGS-24 नुमाइश का कामयाब इनकाद किया है, और इससे पाकिस्तान के दोस्तों वालों के साथ एक तो ये मैसेज ये है, पाकिस्तान दिफाई तौर पर, तजारती तौर पर, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में भी किसी से कम नहीं है। और ये बड़ी अच्छी पाकिस्तान का मैसेज था दुनिया के लिए, पुरअमन पाकिस्तान सबके लिए तरक्की के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते से जाते हैं। सी पैक हो, चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसा गेटवे का जो जोग्राफिया दिया है, जैसे हम फायदा वो उठाने जो उठाना चाहिए। तो हमें, मैं समझता हूँ हुकूमत को, मैं समझता हूँ हुकूमत ने और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की काविशों का ये नतीजा है कि ये दोनों बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वो इन दोनों कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े पैमाने पर दहशत गर्दी हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये फूल प्रूफ सिक्योरिटी और बड़ी कामयाबी से हम कनार हुए। तो हमें जो इस वक्त पाकिस्तान को, आप देखकर डेटा दिन ब दिन बेहतर है। स्टॉक का भी आपने बताया, स्टॉक 99,000 को कल क्रॉस करके फिर आज थोड़ा गिरा है। तो ये जाहिर है 46,000 से बढ़ता बढ़ता इतना गिरा है, प्रॉफिट टेकिंग होगी। कुछ धरने की वजह से भी जो है वो बड़े अपसेट हुए हैं। मैशियत और एहतजाज एक साथ नहीं चल सकते, उससे आपके पूरे मॉल, शॉपिंग मॉल, आपके रोड, आपके एक्सपोर्ट, आपकी इंपोर्ट, आपकी ट्रैफिक, आपके पेट्रोल पंप, हर चीज़ बंद हो जाती है। दिहाड़ीदार मजदूर भूखे होते हैं, तो इससे बड़ा मुल्क को नुकसान होता है। जैसे औरंगजेब साहब ने कहा कि रोजाना हुकूमत को तकरीबन 200 अरब का नुकसान होता है, और पाकिस्तान को 1,000 अरब का डेली नुकसान होता है। ये इतना बड़ा नुकसान है जिसका हवाला नहीं हो सकता। तो मैं समझती हूँ हुकूमत को और अपोजिशन को और खास तौर PTI को हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि मिल बैठ के कोई ऐसा मामला तय करें जिससे पाकिस्तान की मैशत जो इस वक्त अपनी पटड़ी पे चढ़ चुकी है दोबारा न डूब जाए। और इसको पार लगाने के लिए, इसे दौड़ाने के लिए हम सबकी कोशिश जारी रहनी चाहिए, और हुकूमत का फर्ज बनता है कि उस मसले को मिल बैठ कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी बनाकर इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट पे भी बात करेंगे, फिर ये जो निजकारी वाला मामला है ये क्यों इतना डिले हो जाता है, क्या रखना इसमें आ जाता है, इस पर भी ज़रा बात करके देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे लिए है, शायद हम उस पर नज़र भी रखते हों,
एक ज़माने में ज़राअत को अगर हम लें तो हम दुनिया के 8वें बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे, गंदम को लेकर, फ्रूट्स को लेकर, मिर्चें थीं, दीगर अजनास थे। अब थोड़े से उसमें थोड़ी सी बेहतरी हमने ज़रूर देखी है, लेकिन उस लेवल को मीट नहीं कर रहे जो आज से 15-20 साल पहले था। ऐसी क्या वजह हो गई? फिर हमारे पास दुनिया की चेन्स खुलती हैं B2B मीटिंग्स के साथ, इन बैन अवी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में आते हैं। क्या पाकिस्तान की भी कोई फ्रेंचाइज बाहर जाती है? हम B2B मीटिंग्स पर भी आज ज़रा बात करके देखेंगे। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हम देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, को अब नहीं 3, साढ़े 3, 4 साल का ये मामला है। अब कुछ बेहतरी हो रही है इकोनॉमी इंडिकेटर्स में, महंगाई थोड़ी सी नीचे आ रही है। ज़रा हमें बताइएगा पॉलिटिकल अनरेस्ट का इकोनॉमी से डायरेक्टली कैसे ताल्लुक है, ताकि ज़रा सुनने वालों को भी समझ आए कि बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपसे ज़रा ये निष्कारी वाला मामला भी पूछूंगा। दोनों तरफ से तल्लुक है। इकोनॉमी स्टेबल होती है तो पॉलिटिक्स भी स्टेबल होती है, और पॉलिटिक्स ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, और इन्वेस्टर जो है वो डरता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता। बिजनेसमैन जो है वो तो जब सड़कें बंद, एयरपोर्ट बंद हो, मोटरवेज बंद हो, रेलवे बंद हो, तो फिर कारोबार जो है ना, सब्जियां शहरों में आ सकती हैं, ना पेट्रोल शहरों में आ सकता है, और ना ही शहरों की चीज़ें जो हैं वो दूसरे इलाकों में जा सकती हैं। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। मगर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ये है कि डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट हिस्सा हैं डेमोक्रेसी के। मेरा तो ये ख्याल था कि पार्लियामेंट में ये सारी चीज़ें हल होती हैं, मगर जब पार्लियामेंट को ही पूरा नहीं किया जाएगा और इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ेंगी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी लड़ेंगी इन दी कॉन्टेक्स्ट। जब तो इन अ वे जब ये सारा इस लेवल पे, आप ये देख लें कि इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो जो महंगाई हुई पिछले चंद महीनों में बिजली की वजह से, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट करने गए हुए हैं, ना सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का। जब आप गरीब आदमी को टैक्स भी लगाएंगे और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं, तो वो फिर या टेररिज्म करेगा या जो है प्रोटेस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ ये नहीं है कि मिल बैठ के डायलॉग करके लोगों के प्रॉब्लम्स हल करें। लोगों के जब प्रॉब्लम्स हल होंगे, वो एम्प्लॉयबल होंगे, वो एम्प्लॉयड होंगे, तो वो कम लोग जाएंगे ऐसी प्रोटेस्ट में। और फिर ये है कि पार्लियामेंट में बैठ के बजाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के करें। और मुझे जो नजर नहीं आ रहा वो ये है कि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी दें ना, जिससे पता लगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होनी है, एग्रीकल्चर को रिवाइव कैसे करना है, बिजली के खर्चे कैसे कम करने हैं। इंटरनेशनल हम ये मुआहदे कर रहे हैं, सऊदी अरब से भी किया, चाइना से भी कर रहे हैं, यूएई से भी, और अब बेलारूस से एंड सच फोर्थ। ये बड़े अच्छे हैं, मगर कितना इन मुआहदों में आपका प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, फिर ही पता लगेगा ना कि सिर्फ उनको के प्राइवेट सेक्टर को फायदा नहीं हो रहा, हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा हो रहा है। अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी अगर आपसे पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब, आपसे भी और बोस्तान, पहले आपसे, हम जब मुआहदे करते देखते हैं तो उसके कुछ अरसे के बाद बैन अवी फूड चेन्स हों, क्लॉथिंग चेन्स हों, उसकी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में देख लेते हैं। क्या पाकिस्तान के फूड चेन्स या फ्रेंचाइज वो भी हम वहाँ खुलता देखें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तो B2B मुआहदे को फायदेमंद। तो सिर्फ ये ब्रीजे और कपड़े की फ्रेंचाइजेस खुलते देखी हैं, फूड शूट की मैं तो नहीं देखी फ्रेंचाइजेस। बट इस मुल्क में छोटे कारोबार हैं इन दी कॉन्टेक्स्ट, तो वो जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी गवर्नमेंट से और क्वालिटी नहीं देंगे तो फ्रेंचाइज कैसे खुलेंगे? बोस्तान साहब, B2B मीटिंग्स क्या फादियत है और फिर हमारे लिए उसमें क्या अपॉर्चुनिटी होती है B2B मीटिंग्स में? वहाँ से भी वफ्द आया, सऊदी अरब से भी हमने देखा, बेलारूस का वफ्द भी इस वक्त मौजूद है, SCO के तहत भी तमाम वफूद थे, वहाँ भी बड़ी शानदार गवर्नमेंट लेवल मीटिंग्स है। लेकिन ये इस वक्त जो सऊदी अरब और बेलारूस की बात करूँ, ये तो B2B के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो जिसमें कोई शक नहीं। देखो, सऊदी का वक्त दो बड़े हमारे दौरे कर चुके हैं। पहले 150 रुकनी था, फिर 120 रुकनी आया, फिर उसमें काफी मायदे हुए और शहबाज शरीफ से $3 अरब के मायदे हो गए। अभी हाल ही में जो है, आज भी न्यूज पेपर आपने पढ़ा कि 15% जो है रेकोटेक के जो मनसूबे है वो G2G जो है वो तय पाने वाला है, और उसमें
सऊदीया ने 150 मिलियन डॉलर ग्रांट्स के तौर पर 2 रोड बनाने की भी पेशकश की है, और इसके जो फिजिबिलिटी है और उसकी वैल्यू है वो भी जनवरी फरवरी में इंशाल्लाह आ जाएगी। और इसकी वैल्यू जो पहले लगाई गई थी वो तो 500 अरब डॉलर लगाई गई थी, अब नई उस पर दोबारा उस पर कहा कि दोबारा इसकी वैल्यू लगाई जाए। तो ये बहुत बड़ा मंसूबा है। हुकूमत अगर इसमें अगर कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के 50% शेयर हैं बलूचिस्तान और गौर के, तो इसमें बहुत ज्यादा मिनरल ऐसे हैं, मादनियात हैं, तांबा है, सोना है, चांदी है, जिसे हम फायदा उठा के पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। और जहां तक आपने फ्रेंचाइजी की बात की है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल बजा के हमारे खाड़ी के या और कौन से जो ब्रांड है टेक्सटाइल के उनके बाहर आउटलेट बन रहे हैं, लेकिन इसमें अगर हम पाकिस्तान की टेक्सटाइल इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में है, लेकिन बस इसमें से एनर्जी के बहरान की वजह से वो इतना रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही, इतने अपनी आउटपुट नहीं दे रही। तो हुकूमत को चाहिए, जैसे आपने कहा है कि बिल्कुल उनको ज़्यादरसी होनी चाहिए, सस्ती बिजली नहीं होगी तो वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप देखो ना, हमारे पास इस वक्त 100 रुपए तक पर यूनिट तक भी आपका पहुंच जाता है, जबकि बांग्लादेश इंडिया में 8 से 7 रुपए 9 रुपए के दरमियान है। तो इतनी महंगी बिजली से हम कैसे तरक्की कर सकते हैं, इतनी महंगी गैस से कैसे तरक्की कर सकते हैं? अच्छा, तो फिर हमें दूसरा ये मलिक बोस्तान साहब, बहुत आपने देखा होगा, मैं ज़रा कराची खुद रहा तो मुझे अंदाज़ा हुआ, कराची के जो साइड एरियाज़ हुआ करते थे वहाँ पर छोटे छोटे कारखाने, मतलब घरों के लेवल पे कारखाने, 5-5, 10-10 लोग उसमें काम करते, जीन्स तक बनाई जाती थी। अब चूंकि बिजली इतनी महंगी है या तवानाई इतनी महंगी है, वो भी ख़त्म होते जाने पे टैक्सेस की भी भरमार है। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये यही कॉन्सेप्ट है। हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं अगर हम इतनी महंगी टैक्सेशन या बिजली रखेंगे? तो ये हमें गुड गवर्नर नहीं है, हम जो है बस टैक्स पे ही टैक्स लगाए जा रहे हैं, और सबसे आसान टैक्स होता है पेट्रोल पे, बिजली पे, सुई गैस पे, क्योंकि ये कलेक्ट करना बड़ा आसान होता है, बाकी टैक्स कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इन्होंने बड़ा आसान फार्मूला बनाई है। मैं से हमारी भी मीटिंग होती है, वो यही कहते हैं, हमें नहीं कहते हैं कि इतना टैक्स दो, ये कहते हैं कि हम इतने 1000 करोड़ यूनिट है, इसमें इतने रुपए बढ़ाएंगे तो इतने अरब हमें आ जाएंगे, इतने लीटर पे पर लीटर बढ़ाएंगे तो इतने खरब हमें आ जाएंगे। तो ये बैठ के बोला, खुद इतने नायल हो चुके हैं कि ये कोई और रास्ता ढूंढते नहीं सिवाय पिटरी बिजरोल इस पे, या ज्यादा पटाखी पे टैक्स लगा दिया, या जो पहले टैक्स दिए गए उन पर टैक्स लगा दिया। नए टैक्स पेयर को जो ढूंढते नहीं है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से पाकिस्तान साल में पहुंचा है 85,000 अरब के हमारे कर्जे हैं, 9,700 अरब आप सिर्फ सूद में के बारे में आपको हर साल देना पड़ता है। तो आपकी कलेक्शन ही टोटल 12,000 अरब है, 9,700 या 10,000 आप उधर देंगे तो बचेगा क्या? तो हमें जीडीपी को बढ़ाना है, आबादी को कम करना है। आबादी हमारी मुसलसल बढ़ रही है जबकि वसाइल नहीं बढ़ रहे, और सारा बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान एक जमाने में एक्सपोर्ट कंट्री में शुमार होता, गन्नम, चावल, हर चीज हम एक्सपोर्ट करते थे, टॉप 5 में भी एक जमाने में हम रहे हैं। उसकी वजह ये कि हमारी अपनी आबादी इतनी बढ़ गई है कि उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे। गंदम पिछले साल हमारी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, लेकिन हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से वो लोग किसान रुल गए, और इस साल जो है वो बिजाई नहीं करे, अगले साल फिर इसका क्राइसिस खड़ा होगा। शुगर हमारी रिकॉर्ड इजाफा होगा, अभी तक सरप्लस पड़ी है, चावल 3 अरब डॉलर के आपके सामने एक्सपोर्ट हो चुके हैं अभी तक। तो ये बड़े अलग कर्म है पाकिस्तान। अभी भी अगर फी एकड़ पैदावार हमें बढ़ाई जाए, अच्छे बीज दिए जाए, हमारे बीज इतने नाकस हैं कि फी एकड़ पैदावार वो पुरानी खड़ी है, इंडिया हमारे सामने है, मिस्र है, वो 200 मन फी एकड़, 150 मन फी एकड़ मिस्र जो है वो गन्नम हासिल कर रहा है। चावल का यही हाल है, चीनी का, कमाद का भी यही हाल है। तो हमें अपने 600 किस्म के बीज हैं, लेकिन कोई भी काम का नहीं है, सारे नाकस हैं। तो इंडिया में 50 किस्म के बीज हैं, सारे आला क्वालिटी के, जिसकी वजह से उनकी पैदावार बढ़ेगी। तो हमें सर, इस अब पे तो पूरी पूरी दुनिया रिसर्च को ऑफ लगाना है, इस सीजन पे बीज, ऑफ सीजन कॉटन पे चली गई, जिसको बीटी कॉटन भी कहा जाता था। अब तो दुनिया बहुत आगे निकल गई। हम अभी तक उस रिवायती ट्रेडिशनल ज़रात को लेके बैठे हैं। हमें इस पे तो बहुत एडवांसमेंट चाहिए, हमें इस पे एजुकेटेड लोग चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं बोस्तान साहब कि इतना कुछ है, लेकिन हम ट्रेडिशनली जो पुरानी रिवायत है उसको लेके चल रहे हैं। क्या हम मजीद एडवांसमेंट करने के अहल नहीं है, या फिर हम एडवांसमेंट करना नहीं चाहते ज़रात को लेकर? देखें, उन्होंने बहुत सही कही है कि ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये विजन ही नहीं है पॉलिसी मेकर्स की। वो इतनी पॉपुलेशन जो है, अब मेरा ख्याल 60% है जो रूरल एरियाज में रहती है, उनके लिए कोई पॉलिसी उस तरीके से, सिर्फ वो कैपिटलिस्ट फार्मर्स हैं जिनको शायद पैनल देने को तैयार हैं इनसाइड कोर्ट। अब तो टैक्स भी पंजाब लगाने लगा है एग्रीकल्चर पे, IMF के कहने पे। तो मेरा ये ख्याल है कि अब एक तो ज़राअत के प्रोडक्ट्स के अलावा जिस चावल हैं,
हमें छोड़ देनी चाहिए और उसमें इस जमीन को टूरिज्म के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और तरीके से इस्तेमाल करें जहाँ से हम फॉरेन एक्सचेंज कमाएं, या फिर बड़ा सीरियसली हमें नए तरीके जो वो ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे ट्रेन करें, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन तो शहरों को आ रही है, वो जो पुराने रह गए हैं जिनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है एग्रीकल्चर की, अगर वो खत्म हो गए तो फिर आपके पास एक ऐसा क्राइसिस आना है एग्रीकल्चर का। और वैसे भी आपने अच्छी फार्म्स तो हाउसिंग सोसाइटी नजर कर दी, प्रोडक्टिविटी गिरा दी, तो और फिर इनपुट्स इतने महंगे कर दिए, पानी का क्राइसिस अपनी जगह है, बिजली तो है ही। तो आप देखिए ना कि मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स का प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे है ही नहीं एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, अच्छा सर, मैं जरा ये जो हमारी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं, जैसे हमारी ट्रेड पॉलिसी है, कई बार तो मैंने देखा कि ट्रेड पॉलिसी अप्रूव होते होते बनते बनते महीनों लग जाते हैं। मैं को पिछली गवर्नमेंट की बात करूं तो उन्होंने 22-23 माह ले लिए थे ट्रेड पॉलिसी को, और 22-23 माह पहले लेते हैं अप्रूव, और उसको लाने में, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और समझने में तो पूरी गवर्नमेंट तो इसी में निकल जाती है, एक टेन्योर। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आऊँगा तो ज़रा हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन को लेकर भी, क्या रखना है। PIA की बात हो रही थी, होते होते रुक गई, फिर इसको प्राइवेटाइज करने के बाद क्या आगे फर्दर स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, फिर ये जो IPPs वाला मुआहदा है इसको ख़त्म करने के लिए जो पैसे देने हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ये जो प्राइवेटाइजेशन है क्या रखना देख रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़ या पेचीदगियाँ आ जाती हैं, क्या रीज़न होती है? हम इसको प्राइवेटाइज करने जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर अरसा प्राइवेटाइजेशन का अमल चलता है, 3, 4, 5 साल तो मुझे हो गए ये सुनते हुए, पता नहीं आप लोगों ने कब से इसको देखा होगा। बात यह है कि मुझे तो नजर आया है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सीरियस ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन के लिए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टील मिल और PIA में और भर्तियां की और अभी भी वो इसके हक में नहीं है प्राइवेटाइजेशन के। PMLN जो है वो चाहती है कि उनके दोस्त जो बाहर अब पैसा गए हुए हैं वो ये चीज़ें खरीदें। IMF और दूसरे अदारे जो हैं वो अब सख्ती कर रहे हैं इन सारे पे। तो एक तो ये है कि आपको इन्वेस्टर मिल रहा, फिर ये है कि जो अदारा प्रॉफिटेबल नहीं है उसको प्राइवेटाइज करना कोई आसान काम नहीं है, उसको एडवर्टाइज करना आसान काम नहीं है। रिस्ट्रक्चर करते हैं, बेहतर करते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो फिर प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। सो वो इन बिल्ड। और फिर ये है कि एज आई सेड बिगनिंग के इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये जो लेबर फोर्स है इन सारे अदारों की वो स्ट्राइक कर देती है, वो एक प्रेशर डालती है। तो मुझे तो इतने सालों में स्वाय वो रोटी प्लांट होते थे लाहौर में जो उसकी ज़मीन के भाव के भी इसलिए, उसके अलावा मैंने तो बहुत कम प्राइवेटाइजेशन देखी है इस मुल्क में। सर को फर्क पड़ता है प्राइवेटाइज होने से? प्राइवेटाइजेशन आप समझते हैं कि वक्त की नीड है? देखें, बात ये बड़ी सिंपल है, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। मिसाल के तौर पे रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर में ही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में या पब्लिक सेक्टर में ही फिजिबल है, क्योंकि आम लोग उस पर सफ़र करते हैं। जो एयर कंपनी है PIA वो प्राइवेटाइज करके आपको ज़्यादा देगी रेवेन्यू, क्योंकि अमीर लोग उस पर सफ़र करते हैं। और उसका जो वो था फ्रेट, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी थी वो पहले ही प्राइवेटाइज कर चुके हो गए हैं आप। सो इन अ वे स्टील मिल मिसाल के तौर पे आपको अब फिर आप चाह रहे हैं कि रूस आपको स्टील मिल रिवाइव कर दे या नहीं लगा दे, क्योंकि आपको जो डिफेंस के लिए स्टील चाहिए वो स्टील मिल से आता है, प्राइवेट नहीं है वो दे सकता उस क्वालिटी का स्टील। सो हर शोबे का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा, ट्रांसपेरेंसी होके कौम को पता तो लगे। मेरा ये ख्याल है कि स्टॉक मार्केट पे इन सारों को रख देना चाहिए ताकि आप और मैं भी इसके अंदर हिस्सा खरीद सकें, तो फिर शायद ये आसान हो जाए। मगर अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का इंतजार कर रहे हैं तो उनको इन जो सफेद हाथियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, और शायद ब्यूरोक्रेट्स को भी इंटरेस्ट नहीं है। मलिक बोस्तान साहब, ब्यूरोक्रेटिक पेचीदगियां इतनी मुश्किल होती हैं कि उनको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन का अमल कब से रुका हुआ है? कब से हम देख रहे हैं स्टील मिल हो, बैंक्स हो, PIA हो, इनकी निष्कारी एक ऐसे लग रहा है मौमा बन के रह गया।
देखो जी, जो बैरोक्रेट होता है, एक वक्त था पाकिस्तान के बैरोक्रेट दुनिया मिसाल देती थी, और ये हुकूमत का दिमाग होता है। तमाम तकलीफ, तमाम आइडिया इनकी तो पास होकर हुकूमत तक पहुंचते हैं। वो तो बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, उनके थिंक टैंक जो था उसका टैंक खाली है थिंक से। तो वो तो अपना काम करना ही नहीं चाहते। नैब के जो जब से कुछ बड़े बैरोक्रेट पकड़े गए हैं, तो वो उन्होंने तो आराम समझते हैं काम करना। और उसके अलावा जो बात है, जो जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की, हमारे जो चार अदारे हैं, ये मतलब सालाना 1,000 अरब खा जाते हैं। स्टील मिल हो गया, रेलवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, PIA हो गया। तो ये हमारा 1,000 अरब अगर हम साल का चिट्ठी भर रहे हैं, तो इनकी हमने वैल्यू क्या, एसेट कितने, 200 अरब गवर्नमेंट कहती है कि PI के टोटल एसेट है। अगर ये प्राइवेटाइज हो जाए, तो हमारे जो आप अपनी जेब से भरे हैं 2-3 साल में, वो पैसे तो आपके बच जाएंगे ना कम से कम। और पैसा तो आपका नहीं जाएगा। आपने पहले जितने प्राइवेट है सब कामयाब हैं, PTCL देख लें, बैंक देख लें, वो आपने 50-60% उनको दिए शेयर, आज आप पैसे भी कमा रहे हैं, उनकी वैल्यू भी बढ़ गई है। तो ये तो मेरे ख्याल नॉन सेंस है कि आप कहते हैं जी ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के दुश्मन इतना करते हैं, या पाकिस्तान के जो लोग हैं कि पाकिस्तान को पता नहीं सस्ता बेचा जा रहा है। भाई हुकूमत का काम नहीं है तजारत करना, उनका काम है गवर्नेंस करना, सहूलत देना। और ताकि लोग, पाकिस्तान जब तक प्राइवेटाइजेशन से पहले आप देखिए कितनी तरक्की कर रहा है, नंबर 3 में आता था 62 से लेकर 68 तक। न्यूयॉर्क और लंदन और पाकिस्तान का मुकाबला होता था। बाकी ये सिंगापुर, दुबई, सारे तो कहीं कहीं उनका नामो निशान भी नहीं था, जापान का निशान नहीं था, इसका चाइना का निशान नहीं था। सिर्फ उस वक्त प्राइवेट लोगों के पास था, और वो टैक्स भी देते थे, रोजगार भी देते थे, GDP भी बढ़ देते, और पाकिस्तान का नाम भी रोशन था। एक वक्त था पर PIA को, ग्रेट पीपल फ्लाई इन सर द इसका PIA। इसका इसमें ना एक ये ट्विस्ट है ना बोस्तान साहब कि SME सेक्टर जापान का इतना तगड़ा कर दिया गया कि वो बड़ी इंडस्ट्री से ज्यादा वहां पर उनका इनपुट देता है GDP में। देखो जी, जब तक आप प्राइवेट तौर पे नहीं करेंगे, तो आप रिसर्च में नहीं जाएंगे, आपको दुख नहीं होगा, दिले माले मुफ्त दिले बेरहम है। तो आप हुकूमत की अगर चिट्ठी भरनी है आपकी, तो फिर उनको क्या जरूरत है उसको, मतलब वो तो बल्कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि और एम्प्लॉयमेंट की गई है सियासी क्रेडिट लेने के लिए, चाहे PIA हो, चाहे नून हो, चाहे मुशर्रफ साहब हो, चाहे कोई भी हो। तो ये सियासी भर्तियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। और पाकिस्तान को अब भी वक्त है, इन तमाम अदारों को, मैं समझ तमाम मुल्कों ने अपने अदारे भेज दिए हैं। वो कहते हैं कि हम टैक्स ले लेंगे, और उनको गवर्नमेंट गवर्नेंस पाकिस्तान को भी चाहिए, कोई इसमें खौफजदा ना हो हुकूमत। इसको फौरी तौर पर जितना जल्दी प्राइवेट इतनी पाकिस्तान के लिए अच्छा है। आपको रेवेन्यू ठीक है, मिलेगा, आपका सारा कम होगा। वरना फिर और मजीद बोझ बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ मौजूद थे, मलिक बोस्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।